हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया है, जो कि एक गुण चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को BMS मीट को उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सब चीज़ें देख सकते हैं। आपको ये सबके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज़ आप ऐप पे देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज आपका एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रस। तो गाइस, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे आ जाते हैं, और मेनली जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार स्क्रॉल करके। इसमें देखो, जो पांचभौतिक संगठन है वो आ जाता है, षड्रस वगैरह आ जाता है, रस अनुरस आ जाता है, और जो उनके गुण वगैरह हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी मेजरली दो या दो ही तक वीडियो बनेंगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर हो सकता है तो पार्ट 3 भी बन जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रस निरूपण। देखो क्या बताया गया है रस के बारे में। हाईलाइटर ओपन कर लेता हूँ मैं। आयुर्वेदिक शास्त्र में रस का प्रयोग अनेक रूप में किया जाता है। इन्हें बताया हुआ है कि आयुर्वेद है, इसके अंदर केवल रस शब्द है, वो एक जगह प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रस का यूज़ होता है, बट सब जगह रस का एक मतलब नहीं होता है। यह था एग्जाम्पल के तौर पर जल, क्वाथ, स्वरस, मांस रस, रस धातु आदि। तो हम जल को भी कई बार रस बोलते हैं, क्वाथ को भी रस बोलते हैं, स्वरस को भी रस बोलते हैं, मांस रस को भी रस बोलते हैं, रस धातु को भी रस बोलते हैं। बट क्या है कि मेजरली जो चीज़ें बोली जाती हैं रस के संदर्भ में, रेफरेंस में, वो हमारी 4 हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, धातु। रसति आहार गक्षतिथि रसः, यानी कि जिसका निरंतर क्षरण होता रहता है। मतलब कि ये जो हमारा धातु है बॉडी के अंदर, को पता है कि जो धातु होती है हमारी वो बॉडी को धारण करती हैं। यह अर्थ शरीर शास्त्र में धातुवाचक अर्थात शरीर के आद्य धातु के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो शरीर के अंदर धातुएं पाई जाती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उनके लिए ये वाला जो वर्ड है स्पेसिफिक धातु रस के रूप में वो यूज़ होता है। अब नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें रस और किसको बोलते हैं, पारद को। आपने रस और भेषज में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो रस क्या हमारा पूरा पारद के ऊपर ही बेस्ड है। स्वर्ण आदि धातुओं को अपने में विलीन करने के कारण पारद को रस कहा जाता है। तो देखो, पारद क्या है, धातु है, पर पारद के अंदर यानी कि जो मरकरी है, अगर आप उसमें किसी भी धातु को मिलाओगे तो मरकरी अपने आप में उसको संभाल लेती है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया है, इसको रस कहा गया है। तो रस शास्त्र में पूरा आपका रस शब्द से जो है पारद ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट पे आता हमारा रस कल्पना। अब बात की जाए कल्पनाओं के बारे में। कल्पना यानी कि योग, तो शरीर में प्रयुक्त होने पर जो शीघ्र फैल जाता है, अर्थात वनस्पति का जो द्रव भाग निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ड्रग्स से चीज़ें निकाली जा रही हैं, जो रस निकाला जा रहा है, स्वरस निकाला जा रहा है, वो हमारा किस में आएगा, रस कल्पना के अंतर्गत। आप अभी पंचविद का कल्पना पढ़ेंगे भेषज कल्पना में, तो उसमें जो मेनली रस किसको बोला जाता है, स्वरस को। इसके बाद नंबर फोर्थ है रस का रस किस में और क्या बोला जाता है, तो रस से हमारा होता है रसना, यानी कि टंग। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसे हम रस कहते हैं। और द्रव्य गुण शास्त्र में अपेक्षित यही रस है। यानी कि द्रव्य गुण के अंदर देखो, जो रस के बारे में बताया गया है कि जो भी हमारी रसना इंद्रिय है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी विषय को ग्रहण करेंगे उसको हम रस कहते हैं। अब रसना यानी कि टंग से जो भी हम टेस्ट हम करेंगे चीज़ों को, उसको रस बोला गया। और यही हमारा एक टर्मिनोलॉजी बनती है द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत कि हाँ, द्रव्य गुण शास्त्र में रस का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा रस इंद्रियों का ग्रहण किया जाता है। तो रसना जिस इंद्रिय के द्वारा रस का ग्रहण किया जाता है उसको रस इंद्रिय बोलते हैं। जैसे कि आपका मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तित, कषाय, ये रस हो गए। ठीक है, इनको आप किससे टेस्ट करते हो, आपकी रस इंद्रिय के द्वारा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब आता है आपका निरुक्ति। तो इसकी निरुक्ति क्या है, याद रखनी है आपको। रस आस्वादने धातु से इसकी निरुक्ति होती है, बस रट लो केवल। लक्षण की बात करी जाए, रसनार्थो रस रसा, नॉट इम्पोर्टेंट, रहने दो, कोई बात नहीं। अब आपको देखो नॉर्मली पता होगा रस की संख्या 6 होती है। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसके बाद यहाँ पर एक दोबारा पेज लिख के आए, रिपीट हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, कि मधुर रस के अंदर कौन कौन से आएंगे, अम्ल के अंदर कौन कौन से,
जब मैं आपको द्रव्य चैप्टर पढ़ा रहा था तब वहाँ पर भी ये चीज़ आई हुई थी। तब मैंने आपसे बोला था कि इसके 2-2 पॉइंट याद कर लो। और आपने वहाँ कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ कर लो, ठीक है। तो मधुर रस का मतलब होता है मीठा, जिसका टेस्ट मीठा हो। तो मीठा तो पहले गुड़ होगा, चीनी है, घृत है, ये हमारे क्या है, मधुर रस के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा है अम्ल रस, यानी कि इसमें खट्टापन होता है। तो अम्ल रस में क्या क्या आएगा हमारा, नींबू आएगा, अम्लवेतस आएगा, चांगेरी आएगा, इसमें से आप 2 याद कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा लवण रस, यानी कि नमकीन जो स्वाद हमें मिलता है, ठीक है। आपका समुद्र नमक, सैंधव लवण, तो लवण के टाइप्स होते हैं, उनमें से ये हमारे 2 हैं। उसके बाद है नंबर 5 पर कटु रस, यानी कि जो हमारा तीखा होगा टेस्ट में, जैसे मरीच हो गया, लंका हो गया और पिपली हो गया। तो लंका एक ड्रग्स है, ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि रावण वाली लंका है। उसके बाद नंबर 5 पे हमारा है तिक्त रस, यानी कि जो कड़वा होता है, कड़वा लगता है हमें स्वाद में, ठीक है, उसको सीख लीजिए, कड़वा वाह है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नीम है, करेला है, ये किसके अंदर आते हैं, तिक्त रस के अंदर। इसके बाद हमारा है कसाय रस, कसाय रस यानी कि कसेला। कसेला के ड्रग्स कौन कौन से आते हैं कसेले रस में, एक तो आपका हृदकी हो गया और एक खदिर हो गया, ठीक है। ये हमारे जो है कसेला यानी कि कसाय रस के अंतर्गत आते हैं। सो आप इनमें से जो है 2 याद कर लेना, ठीक है, सभी के 2-2 याद कर लेना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रसों की संख्या और मतांतर, यानी कि रसों के संदर्भ में जो अपने आचार हैं काफ़ी सारे, उन्होंने क्या क्या अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, ठीक है, कैसे क्या उनकी संख्या बताई है, कैसे उनके नाम बताए हैं, और मतलब किस बेसिस के आधार पर बताए हैं, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूछी जा सके, तो आप इनमें से इसको याद कर लेना। नंबर 1 है, तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर टेबल बनी हुई है। सबसे पहले आचार का मत, कौन से आचार हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, उसके बाद उन्होंने कौन सा नाम बताया है। उसके बाद समालोचना, यानी कि और युक्तिपूर्वक खंडन, यानी कि क्या उसका खंडन कैसे हो सकता है, यानी कि वो चीज़ सही है गलत है, तो वो यहाँ पर आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम उसके बारे में। नंबर 1 है हमारा भद्रकाप, इन्होंने क्या संख्या 1 मानी हुई है, कौन सा, केवल जल, ठीक है। अब जल को पता ही है आपको, रसनेंद्रियों का जो हमारा स्वरूप विषय है, ग्रहण किया जाता है। अब इसमें क्या लगा दी कि युक्तिपूर्वक खंडन में जल आधार व रस आद्य है, यानी आधार यानी कि जो रहने वाला, आद्य यानी कि इसमें डिपेंड होता है। तो जल आधार है, बेस माना गया, रस यानी कि उसके अंदर पाया जाने वाला, ये हमारा जो है वो आद्य है। दोनों एक नहीं हो सकते, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जल और रस दोनों अलग अलग उन्होंने माना है, ये हमारे एक नहीं हो सकते हैं। मतलब इन्होंने ये चीज़ मानी, इन्होंने बताया है कि इनकी संख्या 1 है, पर अदर जो है आचार उन्होंने खंडन किया है कि ये इसका मतलब ये है, यानी कि प्रूफ किया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 नंबर आता है शाकुंतले ब्राह्मण, 2 संख्या मानी उन्होंने। नंबर 1 छेदनीय और नंबर 2 उपशमनीय। तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं 2, क्योंकि क्या है कि इन दोनों का काम, मतलब कि ये जो दोनों कर्म हैं ये कर्म होते हैं, ठीक है। छेदन कर्म होता है और उपशमन कर्म होता है। जब आप 9 चैप्टर अभी कर्म का आएगा उसमें आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, दोनों कर्म हैं, किसके, रस के कर्म हैं। तो रस यानी कि कारण और कर्म जो है भिन्न होते हैं, यानी कि जो कारण है और कर्म है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। इसके बाद है पूर्णाक्ष मौदगल्य, इन्होंने रस की संख्या 3 बताई है, कौन कौन से, छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। इन्होंने यहाँ पर 2 बताई थी, इन्होंने यहाँ पर 3 बताई है। सो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, वो हमारे कर्म में तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आता है हिरण्याक्ष, और उन्होंने 4 संख्या बताई है, कौन कौन सी, स्वादुहित, स्वादु अहित, अस्वादुहित और अस्वादुहित, ठीक है। ये 4 संख्या उन्होंने बताई है, कौन कौन सी, स्वादुहित, अस्वादुहित, अस्वादहित और अस्वादु अहित। यानी कि अब खंडन इसका क्या होगा कि स्वादु और अस्वाद, यानी कि अच्छा लगना और अच्छा ना लगना, ठीक है। ये हमारा क्या इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के टाइप है। हित और अहित हमारे क्या, दोनों रसों के प्रभाव हैं, तो ये भी रस नहीं हो सकते हैं, सही बात है। इसके बाद हमारा आता है कुमारशिरा भरद्वाज, इन्होंने संख्या कितनी मानी है, 5। कौन कौन से, पंचमहाभूत इन्होंने माने। इनका खंडन क्या किया गया है कि उन्होंने जो पंचमहाभूत माने हुए उन्होंने बोला है कि ये हमारे जो आप पंचमहाभूत बता रहे हो ये हमारे द्रव के भेद हैं, ना कि रस के। और रस द्रव के ऊपर आश्रय रहता है, आपको पता है कि द्रव के अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं, अतः आश्रय व आश्रित अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये इनका खंडन बताया गया है।
इसके बाद देखिए राजश्री वायुर्विद, इन्होंने 6 मानीय संख्या, इन्होंने गुण बता दिए। देखिए गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। ठीक है, तो ये तो गुण है, रस तो होंगे नहीं क्योंकि ये जीवा के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसके बाद वैदेही निमि, उन्होंने 7 रस बताए हैं। ठीक है, जो अपने 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार। तो उन्होंने कह दिया कि भाई देखो आपने तो ठीक बताया मधुर 6 रस हैं, किंतु क्षार जो है रस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है क्षार, ठीक है, जो कि कटु और लवण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मेनली 6 के ही बारे में बताया हुआ है। उसके बाद है बडिस धामार्गव, उन्होंने क्या बताए, 8 रस बताए हैं। उन्होंने पूरा वो बताए हैं मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, और हमारे 2 कॉन्सेप्ट कर दिए, क्षार और अव्यक्त। तो अव्यक्त को आत्रेय ने नहीं माना है, ये पुनर्वसु आत्रेय हैं, उन्हें अव्यक्त को नहीं माना है, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त यानी कि एक्सप्लेन और नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये जो व्यक्त का हम लोग एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा एक्सप्लेन, आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। अव्यक्त मतलब कि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो ये क्या है कि रस की अवस्थाएँ हैं, ये स्वयं रस नहीं है, यानी कि ये रस की स्टेजेस हैं, जहाँ पर क्षार आपने देखा कि वो कटु प्लस लवण से बनता है। अव्यक्त ये तो स्टेजेस हैं, तो ये तो रस हो नहीं सकते। अवैध कंकायन है, इन्होंने क्या माना, अपरिसंख्य, यानी कि इन्होंने संख्या बताई नहीं, उन्होंने कहा बहुत सारे हैं। ठीक है, रस असंख्य है। जैसे कि जिस प्रकार वाताई दोषों का अनेक प्रकार से संसर्ग भेद होने पर उसकी संख्या 3 ही है, इस प्रकार रस भी 6 ही है। अब यहाँ पर खंडन इनका किया गया है कि जैसे वात दोष वगैरह हैं, ठीक है, संसर्ग होने से बहुत सारी व्याधियाँ बनती हैं, पर मेन तो हमारे 3 ही है ना। उनको जब आप दो से अधिक दोषों को जोड़ दोगे या फिर 2 या 2 से अधिक रसों को जोड़ दोगे तो उसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। अभी आप जब अष्टांग हृदय वगैरह भी आएगी तो उसमें ही पढ़ेंगे, आप इसमें ही पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि संख्या हमारी मेनली जो 3 ही है, जैसे दोष वगैरह होते हैं, और उसका कंपेरिजन किया गया कि रस भी हमारे 6 होते हैं, आप कॉम्बिनेशन इनसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका आता है, रस का 5 भौतिक संगठन, और हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद करना ही आपको। ठीक है, यहाँ पर आचार चरक के अनुसार और आचार सुश्रुत के अनुसार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। मधुर में अपना जल और पृथ्वी होते हैं। ठीक है, अम्ल में पृथ्वी अग्नि, इसमें भी जल अग्नि, इसमें वायु अग्नि, वायु आकाश और वायु पृथ्वी। अब देखो क्या है, जल को हम लिख रहे हैं जे, ठीक है, पृथ्वी को हम लिख रहे हैं पी। तो यहाँ से हम एक निमोनिक टाइप का ले लेंगे, जे पी जे। ठीक है, वी वी पी, यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, जे पी जे वी क्यूब। ठीक है, अब पृथ्वी, अग्नि अग्नि अग्नि, आकाश और पृथ्वी, और हम क्या ले सकते हैं इसको प्लस करके पी ए क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, जे पी जे ट्रिपल वी। ठीक है, जल पृथ्वी जल, वायु वायु वायु, क्योंकि आपको सीरीज तो याद ही है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय की। तो जो आप लिखेंगे हो जाता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, मैं अपनी बात, मैंने मेरी भी कन्फ्यूजन है, जब एग्जाम टाइम में लिखते हो तो कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, मैंने भी ऐसे याद किया था, जे पी जे वी क्यूब, जल पृथ्वी जल, वायु वायु वायु, अब प्लस करके पी ए क्यूब, आकाश पृथ्वी। ठीक है, पी ए क्यू, यानी कि स्टार्टिंग भी पी से हो रही है, एंड भी पी से हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, पी ए क्यू डबल ए पी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी अग्नि अग्नि अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब देखो जो मधुर है वो आचार्य सुश्रुत ने सेम बताया, बस यहाँ पर डिफरेंस केवल 2 में हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा क्या था, अग्नि और पृथ्वी थी, यहाँ पर हमारा क्या अग्नि और जल है, यानी जल को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा जल और अग्नि था, अग्नि यहाँ पे भी है, यहाँ पर हमारा पृथ्वी, यानी कि अपोजिट कर दिया है, एक दूसरे के अपोजिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी ऊपर कर दी और जल को नीचे कर दी, मतलब कि जल की जगह पृथ्वी कर दी, पृथ्वी की जगह जल कर दिया आचार्य सुश्रुत ने। किस किस का, अम्ल और लवण का, ये याद रखना है आपको।